सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सेकेंड लेक्चर ऑफ योर इक्विलिब्रियम। सो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, आपका इक्विलिब्रियम जो मैं चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो बेसिकली हमने आपका केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। आपका रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। एंड वन मोर थिंग वी हैव डिस्कस्ड दैट आपके कितने किस किस टाइप के इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, लाइक कंबशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और आपका एसिड बेस्ड रिएक्शन, राइट। तो वो सब हमने डिस्कस किया था। और हमने आपका रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताया था कि क्या होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और कैसे रिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में हमने थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन किया था। नाउ वी हैव कंप्लीटेड टिल दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एग्जाम्पल्स। ओके, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, काफ़ी टाइप्स पढ़ ली थी, काफ़ी वेराइटीज पढ़ ली थी। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपके रिवर्सिबल रिएक्शंस की। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करने वाले हैं हम। तो सबसे पहली चीज़ रिवर्सिबल रिएक्शंस की हम बताते हैं। पहला एग्जाम्पल जो हम कंसिडर करेंगे, देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन के हमारे पास बहुत टाइप्स हैं, तो हम जो मेन रिएक्शन हैं उनको लेके समझते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन का डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स और जो केमिस्ट्री में मेन एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका दैट इज व्हाट योर हेबर्स प्रोसेस। क्या है हेबर्स प्रोसेस? तो अगर मैं पूछूं हेबर्स प्रोसेस किस लिए काम आता है, किस चीज़ में काम होता है, क्या यूज़ है हेबर्स प्रोसेस का? सो बेसिकली इसका फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है। ठीक है, हेबर्स प्रोसेस फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है हेबर्स प्रोसेस। एंड हेबर्स प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वो आपस में कंबाइन करके अमोनिया बनाती है। और ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है, मतलब जैसे कि आपका नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन करके आपका अमोनिया बना रहा है, इन द सेम वे अमोनिया आपका डिसोसिएट होकर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन भी दे देगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको हेबर्स प्रोसेस को हम आपका रिवर्सिबल बोलते हैं, क्योंकि इट कैन हैपन इन बोथ द डायरेक्शन। तो आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ कम्स दी सेकेंड पॉइंट, दैट इज दी कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या है ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस? अब ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस बेसिकली अगर मैं पूछूं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, काफ़ी कुछ अगर नहीं भी पढ़ाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास 10th में आई थिंक कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, और अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो फिर कोई बात नहीं, हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस बेसिकली आपका यूज होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता होगा सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। क्या होता है H2SO4? दिस इज व्हाट सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये यूज करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इसमें बेसिकली कहाँ पर यूज होता है, जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड में आप ऑक्सीजन ऐड होता है तो आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बेसिकली आप बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में एक आपका स्टेप है ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, जहां पर आपका सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये आपको समझ में आ गया? ये भी एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये भी एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब क्या हुआ देखो, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बना दिया, अमोनिया डिसोसिएट करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना देगा। वैसे ही सेम सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना दिया। अब ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो है ये आपस में डिसोसिएट होकर सल्फर ऑक्साइड और ऑक्सीजन भी बना सकती है। इसका एक और एग्जाम्पल है PCl5। ये PCl5 क्या होता है, ये डिसोसिएट करके PCl3 प्लस Cl2 बनाता है। वैसे ये दोनों कंबाइन करके PCl5 बनाते हैं। तो ये दोनों डायरेक्शन में ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, दैट इज द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। सिमिलर वे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, ये जो NO, ये NO आपका सेम डिसोसिएट होकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। वैसे ही सेम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके आपके NO बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसे 1000 मोर एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के, बट द ओनली थिंग आपको ये समझना है रिवर्सिबल प्रोसेस हम एक एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम समझ रहे हैं। ठीक है, कि जो आपके केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका केमिकल इक्विलिब्रियम आता है, कैसे आता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। नाउ मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली आपका एक एग्जाम्पल है किसका,
मैंने बताया था आपका बेसिकली आपका एग्जाम्पल है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। तो वैसे ही हम बोल सकते हैं आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपका क्या रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन आ गए। वैसे ही आपका केमिकल जो इक्विलिब्रियम है ये एक तरह का पर्टिकुलर केस किसका है, ये एक तरह का पर्टिकुलर केस है ये आपके रिवर्सिबल रिएक्शंस का। मतलब ये जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है ये किस में पॉसिबल होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में तो पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। इनिशियली हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि आपके दो तरह के एक तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम, और जो हमको केमिकल इक्विलिब्रियम मिलता है वो हमको डायनामिक इक्विलिब्रियम में मिलता है, राइट, हमने पढ़ा था। अब जो हमने आपके दो तरह के रिएक्शंस पढ़े थे, एक तो हमारा था रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा हमने पढ़ा इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा, राइट। तो जो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, बट रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होता है। तो बेसिकली जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है किस केस में आता है, आपका इरिवर्सिबल में तो आता नहीं है, आपका आता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में। दैट्स व्हाई दिस केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या किसका पर्टिकुलर केस है ये, किसका, रिवर्सिबल रिएक्शन का, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ we'll understand this. Hence, we can say that equilibrium can be seen when हम इस सबसे एक चीज का अनुमान लगा सकते हैं और बोल सकते हैं कि जो भी हमने अभी तक जितना पढ़ा हमको ये पता चल गया कि इक्विलिब्रियम तभी हमको मिलेगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब जिस स्पीड से आपका फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है अगर आपका उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन भी होने लगे तो ही आप बोलोगे ये चीज आपके सिस्टम और पर्टिकुलर जो भी है आपका वो इक्विलिब्रियम में है, जहां पर आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल था हमने यही अमोनिया हाइबर्स प्रोसेस ले लिया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म व्हाट, अमोनिया। तो मतलब क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, अमोनिया डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बनेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये क्या करेंगे, ये फॉर्म कर रहे हैं अमोनिया, राइट। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जिस रेट से अमोनिया बन रहा है, विल इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ, मतलब इक्वल हो जाएगा जिस रेट से अमोनिया डिकम्पोज होकर ये बनाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली, तो आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी बातें। इसका मतलब ये चीज हो गया, मीन्स द कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट फॉर एवरी सिंगल रिएक्टेंट एंड कंपोनेंट। मतलब हमने दो चीज समझ लिया। अब आपको दो चीज यहाँ पर समझने वाली बात है, जब भी आपका केमिकल इक्विलिब्रियम मिलेगा आप तभी बोल सकते हो कि आपने केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है पर्टिकुलर सब्सटेंस में, जब उसका स्पीड और बोल सकते हैं रेट, जब उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाए इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आपका इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से, तो आप बोल सकते हो वो इक्विलिब्रियम में। दूसरा, अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में बोले तो कंसंट्रेशन उसके कांस्टेंट हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बिकम कांस्टेंट, देन यू कैन से इट इज इन रिएक्शन। सी, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग इक्वल, मैं इक्वल नहीं बोल रही हूं, मैं बोल रही हूं यहां पर देखिए रेट क्या होना चाहिए, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, इट हैज टू बिकम इक्वल। स्पीड जो होगी रिएक्शन की वो इक्वल होनी चाहिए, बट मैं बोल रही हूँ कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का वो इक्वल नहीं, वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तभी हम बोलेंगे वो चीज केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो अब अभी तो मैंने आपको ये बातें बता रही हूँ तो आपको शायद थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी। जब हम इसको एग्जाम्पल्स के साथ में समझेंगे तो आई एम श्योर दैट यू विल नॉट एट ऑल फेस दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ग्राफ। ओके, देखो आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बहुत कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एवरी सिंगल थिंग जो मैं भी आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो भी मैंने लिखा है नोटबुक में, आप एवरी सिंगल थिंग को समझें, समझना इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट यू कैन मेक सेंटेंस इन योर ओन सेंटेंस। सी, अगर आप चीजें समझ जाओगे तो आपके पास लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप खुद से समझ के लिख सकते हो, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दी कंटेंट, व्हाट आई एम राइटिंग एंड व्हाट इज रिटन। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये हो गया the rate of formation of ammonia will equals to the rate of decomposition of ammonia। इसका मतलब को समझ में आ गया होगा। means the concentration is constant for every single element and compound। इसका मतलब ये हो गया कि concentration जो है reactant और product का वो कांस्टेंट हो जाना चाहिए एक टाइम के बाद। मैं नहीं बोल रही हूँ इक्वल, पर कांस्टेंट हो जाना चाहिए। अब हम ग्राफ्स देखेंगे, ठीक है। कुछ ग्राफ केसेस हैं हमारे, हम उसको पहले से समझते हैं और समझते हैं वो ग्राफ क्या बोल रहा है, क्योंकि ग्राफ इटसेल्फ इट विल टेल। अगर आपको ग्राफ रीड करना आ जाए तो आपको आधी से ज्यादा केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी। सो यू हैव टू इनकलकेट द हैबिट टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली ग्राफ इज सेइंग, ठीक है। तो ग्राफ को रीड करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले जब हम ग्राफ रीड करते हैं, ग्राफ के बारे में समझते हैं, तो हम दो चीज देखते हैं। एक देखते हैं इसको हम
हम, आपको पता होगा, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो हम सबसे पहली चीज देखते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या आपके दे के रखे हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो आप देख सकोगे एक्स एक्सिस पे आपका टाइम दे रखा है और वाई एक्सिस पे आपका दे रखा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको याद रखना है ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। किसका है? रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। नाउ हमने किसके बेसिस पे ग्राफ प्लॉट किया है? हमने रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइम के बेसिस पे ग्राफ प्लॉट किया है। अब आप मुझे बताओ जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है? अब आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हो तो आपको सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करनी पड़ेगी। अब आपको पता है जब भी कोई रिएक्शन होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब क्या? रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट की तरफ बनाते हैं, मतलब धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होकर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, मतलब जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है वो सबसे पहले तो बहुत हाई पे होगा, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन उसका ज्यादा होता है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, बहुत जल्दी जल्दी से होगा। धीरे धीरे विद टाइम क्या होगा, रेट उसका फॉरवर्ड रिएक्शन का डिक्रीज करने लगेगा। वैसे ही जो बैकवर्ड रिएक्शन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इन दोनों की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये आपस में कंबाइन करके तेज तेज रिएक्शन करेंगे, अमोनिया बनाएंगे। तो इस टाइम पे फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, बहुत मैक्सिमम होगी। धीरे धीरे जब ये कंबाइन करके आपका प्रोडक्ट बना लेंगे तो धीरे धीरे स्पीड कम होने लगेगी। क्यों स्पीड कम होने लगी? मैंने आपको बताया था कल, ठीक है। स्पीड इसलिए कम होने लगेगी क्योंकि आपके जो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के, वो कंबाइन करके तो प्रोडक्ट बना ही रहे हैं, तो यहाँ पर कंपाउंड कम रह जाएगा, मॉलिक्यूल्स कम रह जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स ही कम रहेंगे तो रिएक्शन कैसे होगा, राइट? तो आई थिंक यू आर गेटिंग मी, राइट? तो क्या होगा आपका, जैसे जैसे आपका फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम से धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा, वैसे आपका बैकवर्ड रिएक्शन जो है, क्योंकि अमोनिया का कंसंट्रेशन प्रॉपर बढ़ने लगेगा, तो जो ये है बैकवर्ड रिएक्शन वो आपका धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वो आपका इंक्रीज करने लगेगा। तो ये ग्राफ ऐसे ही बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस जो टाइम का ग्राफ है, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम पे होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होता जाएगा। और बैकवर्ड रिएक्शन जो कि आपका जीरो पे था, मतलब स्टार्टिंग पे जीरो, स्पीड जीरो थी, रिएक्शन हो ही नहीं रहा था, धीरे धीरे बढ़ेगा और बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ने लगेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका रेट ऑफ रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो बैकवर्ड रिएक्शन है, वो आपके बराबर हो जाएंगे। और इसी लाइन, ये जो लाइन है, इसको ही हम बोल रहे हैं कांस्टेंट, और ये बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसी लाइन पे हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या मिल रहा है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, राइट? और ये जो टाइम जहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, जहां पर ये इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, इसको बोल रहे हैं TEQ, मतलब दिस इज द टाइम एट विच इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अगर आपको कोई बोले ये TQ क्या है, ये वो टाइम है जब इक्विलिब्रियम अचीव किया गया। सो आई थिंक आपको सारी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी, बट भी मैंने यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन लिख के रखा है ताकि आप जब खुद से पढ़ें तो आपको एक बार समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्या बोला है। सो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू दी स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वही मतलब है। तो आपको समझ में आ गया, पहली क्राइटेरिया आपको अच्छे समझ में आ गई कि क्या होता है ग्राफ के बेसिस पे, ठीक है। आपका रेट ऑफ रिएक्शन टाइम का ग्राफ कैसे होता है फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के केसेस में। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, yes, now I think you can able to see that, right? So yes, now फर्स्ट ग्राफ आपका क्या था, हमको अगेन ग्राफ को रीड करना है, राइट? हमें ग्राफ को रीड करना है तो हमें अगेन एक चीज देखनी पड़ेगी, मैं आपको बता रखा है। आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको कोऑर्डिनेट्स देखने पड़ेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, ठीक है। आप देखो एक्स एक्सिस अगेन ये है आपका, यहाँ पर टाइम है, वाई एक्सिस पे क्या है आपका कंसंट्रेशन। तो मतलब ये ग्राफ किसका हुआ, ये ग्राफ हुआ आपका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हुआ। किसका ग्राफ हुआ, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हुआ। अब हमने ये जो ग्राफ बनाया है वो मान लो एक रिएक्शंस के लिए बनाया है, एक रिएक्शन के लिए बनाया है, दैट इज दी हेबर्स प्रोसेस। मैं बार बार हेबर्स प्रोसेस बोल रही हूँ, आप चाहो तो कोई भी और भी प्रोसेस बोल सकते हो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी ले सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने एक ग्राफ ले लिया, बना लिया, बट मैं आपको बता रही हूँ, समझाना क्या चाह रही हूँ आपको, उस चीज से वो चीज समझ में आनी चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। दैट्स ओनली मैटर कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब मान लो कंसंट्रेशन और टाइम का वर्सेस ग्राफ है, तो आप बताओ पहले क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के केस में मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं अगर पेंसिल यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या था रिएक्शन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये कंबाइन करके आपका अमोनिया बनाता है, राइट? आपको क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके आपका अमोनिया बनाता है। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बनाता है तो इनिशियली जो कंसंट्रेशन, मैंने आपको पहले बताया था, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का ही कंसंट्रेशन इनिशियली होता है, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं, उसका कंसंट्रेशन जीरो होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, इनका कंसंट्रेशन कम होने लगेगा। तो मतलब
कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पहले मैक्सिमम होगा, तो वही ग्राफ में बनाया हुआ है। ये देखो, ये आपका कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, राइट, ये आपका लो कंसंट्रेशन, जीरो, ये 0 पॉइंट, राइट, और ये आपका टाइम है। तो पहले कंसंट्रेशन नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, ये मान लो ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम था, ठीक है, एकदम टॉप पे, देखो टॉप पे है ना एकदम, यहाँ से कितना दूर है। धीरे धीरे टाइम के साथ, देखो टाइम बढ़ रहा है, धीरे धीरे टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगा। एक टाइम का डिक्रीज होते होते कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, मतलब इट इज नॉट ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, तो कांस्टेंट, इसी को कांस्टेंट बोलते हैं, नहीं ऊपर जाए नहीं नीचे आए, दैट इज व्हाट, कांस्टेंट, राइट, वही उसी को बोलते हैं कांस्टेंट, वैल्यू चेंज ना होना, ठीक है। हम बोलते हैं ना कभी कोई वो इंसान बहुत कांस्टेंट है, मतलब वो फ्लक्चुएट नहीं करता, वो जैसा है वैसा ही है, चेंज नहीं होता, ठीक है। तो वैसे ही नाइट्रोजन उसके बाद थोड़े टाइम के बाद कांस्टेंट हो गया, नहीं वो ऊपर जा रहा है नहीं नीचे जा रहा है। वैसे ही सेम हाइड्रोजन, उसका कंसंट्रेशन पहले ज़्यादा था, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ, एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो गया। सेम अमोनिया, अमोनिया क्या आपका प्रोडक्ट, आपके कंसंट्रेशन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन तो कम हो रहे हैं, राइट, और बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले जो अमोनिया का कंसंट्रेशन था वो 0 था, धीरे धीरे जैसे ये दोनों कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, एज टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। एक टाइम के बाद अमोनिया का कंसंट्रेशन भी क्या हो गया, एक टाइम के बाद अमोनिया का कंसंट्रेशन भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। और जब अमोनिया का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो गया, सी हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। आई नो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तभी आपका क्या होता है, आपका केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर क्या है, आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गए, मतलब आपका ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। Here we are not talking about equality on all, we are just talking about constant of concentration. Now यहाँ पर मैंने फिर से एक्सप्लेन किया है, concentration of each reactant and product become constant at equilibrium, जो कि मैंने लास्ट पेज में भी आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम में आपके जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। तो आपको आई थिंक ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू, जो कि बहुत ही आई थिंक आईआईटी में आया था, एंड नाउ तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ जाता है, और मेनली आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं उनमें भी आ जाता है। ग्राफ के क्वेश्चंस हमेशा बहुत तंग करते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं, राइट। तो ये जो मैं अभी क्वेश्चन आपको देने वाली हूँ वो एक आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप देखना, आपको इतना इजी लगेगा ये क्वेश्चन, उससे पहले अगर आप देख लेते तो आपको लगता कि अरे बाप रे बाप, ये कहाँ से आ गया, ये कैसे कर पाएंगे, राइट। बट अब अगर आप देखोगे यू विल सी दैट इट इज वेरी इजी, इतने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बस यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली, और चीज़ आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद कोई भी चीज़ हार्ड और डिफिकल्ट नहीं, मतलब कोई भी चीज़ डिफिकल्ट और ईजी नहीं होती, सब बराबर ही होता है, आपको बस समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, उसके बाद सारी चीज़ें सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। नाउ विल गो टू द क्वेश्चन, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच ग्राफ इज शोइंग द केमिकल इक्विलिब्रियम। आपको बताना है इन तीनों में से, ये जो ए बी सी है, इनमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम शो कर रहा है। तो मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ, अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करो और खुद से भी दिमाग लगा के सोच सकते हो, ठीक है। चाहो तो वीडियो अभी पॉज कर लो और सोचो कि कौन सा हो सकता है। मैंने आपको 2 क्राइटेरिया बताई हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आप सोचो। तो फिर ठीक है, आप आई थिंक इफ यू आर लॉयल इनफ, आपने वीडियो पॉज किया होगा और खुद से एक बार सोचने का ट्राई किया होगा। नाउ आई विल टेल यू विच वन विल बी दी फॉलोइंग द केमिकल इक्विलिब्रियम, विच वन इज शोइंग द केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी जस्ट नाउ मैंने ग्राफ डील किया बताया, तो आप तो उसके बेसिस पे आप तो आराम से बता सकते हो यही वाला है। सो सबसे पहले आपको तो ग्राफ की स्टडी करनी है, आपको ये देखना है कि ग्राफ किस किस के बीच में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ग्राफ की स्टडी करनी होती है वो ये होता है, आपको मैंने अभी बताया, आपको देखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या वैल्यूज है। ये देखो, ये एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में टाइम दे रखा है, वाई एक्सिस में रेट ऑफ रिएक्शन ROR, मैंने शॉर्टकट में लिखा है ROR, राइट। एंड दिस F स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, B स्टैंड्स फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, विथ टाइम जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन का डिक्रीज कर रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है, टाइम का कांस्टेंट हो जा रहा है। ये ग्राफ अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। दूसरा क्या बता रहा है, ये अगेन क्या ग्राफ है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। इसमें क्या हो रहा है आपका, अगेन फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा है, एक टाइम के बाद धीरे धीरे वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज हो रहा है एक पॉइंट पे आपका, और यस ये पॉइंट पे ये लोग मिल रहे हैं। यहाँ से बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है, एक टाइम के बाद क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं, मतलब मींस इस पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है,
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उसके थोड़े टाइम के बाद क्या हो रहा है? अगेन आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फिर से डिक्रीज और कर रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी और थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, कांस्टेंट। दूसरा ग्राफ क्या है आपका? रेट ऑफ रिएक्शन पहले डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज उसके बाद कांस्टेंट हो जा रहा है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद कांस्टेंट हो जा रहा है। तो इन सब में से आप मुझे बताओ ग्राफ किसके बीच में है? ग्राफ है आपका रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ है। इन दोनों में से आपका ये जो ग्राफ है वो कांस्टेंट कब हो, मतलब आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम कब अचीव करेगा। ठीक है, तो आपको पता है जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ लगाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा तभी आपका इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो इस केस में तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों आपस में मिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, इनका ये देखिए ये कांस्टेंट हो जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, ये लोग मिल कहाँ रहे? इक्वल थोड़ा ना हो रहा है, नहीं हो रहा है इक्वल, तो ये एकदम कैंसिल। दूसरा, ये जो यहाँ पर जब मिल रहे हैं तब इनका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो रहा है। तो ये भी बस एक पॉइंट के लिए हो रहा है, ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, तो ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम तो होगा भी नहीं, थोड़ी देर के लिए हुआ फिर से बढ़ना घटना लगा, तो ये इक्विलिब्रियम थोड़ा हुआ, राइट? तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है यहाँ पर आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, आपके दोनों बराबर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है ये आपको शो कर रहा है व्हाट? केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या शो कर रहा है आपको? ये पर्टिकुलर केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो आई थिंक आपको बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी कि ये कैसे हुआ। ये आपको ये चीज याद रखनी है, जब भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में पूछा जाए तो आपको याद रखना है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब इक्वल्स टू आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा तभी आपका क्या होगा? तभी आपका ये इक्विलिब्रियम अचीव होगा। नाउ विल सी वन मोर ग्राफ। ठीक है, हम एक और ग्राफ देखेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझने में क्लियरिटी लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो ग्राफ है, दूसरा क्वेश्चन, ये भी आईआईटी में आया हुआ है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आप बता लोगे आराम से। अब आपका जो ग्राफ है वो आपका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो मैं चाहूंगी आप लोग फिर से वीडियो को पॉज करें और एक बार ट्राई खुद से करने की कोशिश करें और बताएं कि कौन सा ग्राफ है जो इन तीनों में मतलब आपका केमिकल इक्विलिब्रियम ला रहा है। कौन सा इन तीनों में से कौन सा ऐसा ग्राफ है? क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है? कौन सा ग्राफ है आखिरकार? ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने एक चीज अभी थोड़ी देर पहले बहुत बार बोल चुकी हूं मैं कि जब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन रहता है तो हमको देखना है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन ओनली द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट? जब कंसंट्रेशन होता है तो हम क्या देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट है वो आपके कांस्टेंट है या नहीं। हमने आपको बहुत बार बताया इक्वल नहीं, हमें देखना है कि वो कांस्टेंट है या नहीं। अब आप खुद से देखो, सबसे पहले आपको ग्राफ को स्टडी करना है। ये CONC आपको कॉन्सेंट्रेशन का मैंने शॉर्टकट लिखा है, विद टाइम का ग्राफ है आपका। अगेन ये भी आपका ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम का ग्राफ है आपका। अगेन ये भी आपका जो ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम का ग्राफ है। ठीक है, तो आपको देखना है रेट, आपको देखना है कांस्टेंट है या नहीं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट है या नहीं। तो देखो ये आपका रेट है, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। आपको पता है पहले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो इनिशियली जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का होता है वो ज्यादा रहता है, मैक्सिमम रहता है। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट यहाँ पे रहेगा, तो वो कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, टाइम जैसे बीतता जाता है तो उनका कंसंट्रेशन कम होता रहता है, एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, वैसे ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है? एक टाइम के बाद इंक्रीज करता है, एक टाइम के बाद वो भी कांस्टेंट हो जाता है कंसंट्रेशन, राइट? कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, बट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर चलते हैं, पर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उनका वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो मैं बोलूँ अगर केमिकल इक्विलिब्रियम तो आप बोलोगे ये वाला सही है, तो आप एक बार इसको भी देख लो ये सही है या नहीं है, ये भी तो देख लो एक बार, ये भी तो चेक कर लो। अब देखो ये भी कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है। ये अगेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक टाइम के बाद डिक्रीज कर रहा है, एक टाइम के बाद आके कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट ही हो गया ना। फिर प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, एक टाइम के बाद ये भी कांस्टेंट हो गया। हमें क्या क्राइटेरिया चाहिए कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो जा रहे हैं तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम है। ये लोग आपस में मिल भी जा रहे हैं, इनके कॉन्सेंट्रेशन भी इक्वल हो जा रहे हैं, डजेंट मैटर, कॉन्सेंट्रेशन तो इक्वल हो रहे हैं, नहीं भी होते या हो भी रहे हैं, इनके कांस्टेंट होने से हमें फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे भी तो ये कांस्टेंट ही है, तो मतलब ये भी सही है, यहाँ पे भी तो ये कांस्टेंट है, यही सही है। अब थर्ड वाला भी केस देख लेते हैं। थर्ड वाला केस क्या है, क्या बता रहा है कि अगेन ये कॉन्सेंट्रेशन और आपका कंसंट्रेशन और आपका टाइम का ग्राफ है। क्या हो रहा है? रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रहा है, एक टाइम के बाद जाके कांस्टेंट हो जा रहा है। ये अगेन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जा रहा है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ऐसा टाइम हो रहा है जब आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो रहा है। बट हमने आपको बहुत बार बताया है जब भी आप कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो आप कभी भी ये नहीं देखेंगे
कि आपका रेट ऑफ मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल है नहीं, आपको बस इससे मतलब होना चाहिए कि आपका कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखो एक टाइम के बाद ये जाके कांस्टेंट हो जा रहा है, ये मान लो ये कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट भी एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो रहा है, एक लाइन में ट्रैवल कर रहा है। तो इस हिसाब से तो ये तीनों ही सही हो गए। तो एग्जैक्टली आंसर ये तीनों ही सही है, क्योंकि हमें मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो एक टाइम के बाद क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो जो दो केसेस हमने पढ़े, ये जो क्वेश्चंस आए थे आईआईटी में, अब आपको बहुत इजी लगे होंगे। फर्स्ट हमारा ग्राफ था रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का, तो आपको पता चल गया जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वर्सेस टाइम का ग्राफ, एक टाइम के बाद क्या होता है, आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और वही आपका सही चीज माना जाएगा। दूसरा जो आपका ग्राफ होता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, उसमें आपका जो रिएक्टेंट concentration of reactant and concentration of product should be what, equal. तो this is what we have discussed till now. आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी नाउ। इसको समझाते समझाते ही मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया, बिकॉज ये ग्राफ और ये जो चीज़ें हैं तो काफ़ी पजल कर देती हैं कभी समटाइम्स। सो आई वांट टू मेक दिस वीडियो बिट लॉन्गर, ताकि मैं एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा ना। अगेन वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सो सी आई हैव मेड दिस नोट्स फॉर यू, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीजें, कंटेंट और सब कुछ समझ में आएगा। एंड मीनवाइल आई विल बी अपलोडिंग द नोट्स ऑल्सो। सो थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडेज क्लास।